डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अपन प्रीवियस लेक्चर से, जहां पे हम एमनियोटिक फ्लूइड को स्टार्ट कर चुके थे। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अभी तक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई, उसके ओरिजिन अमाउंट को लेकर, इसके अलावा पाए जाने वाले नॉर्मल कॉम्पोजिशन को लेके। ओरिजिन अमाउंट में जहां आपने देखा था एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्टार्टिंग अर्ली पीरियड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट और बाद में लेट पीरियड में अलग कॉन्सेप्ट ओरिजिन का। अमाउंट के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे कि ओरिजिन स्टार्ट कब होता है, एट टर्म पे वैल्यू कितनी होती है और टर्म पीरियड के बाद वैल्यू कम क्यों हो जाती है। कंपोजिशन में हमने आइडिया लिया था नॉर्मल और एबनॉर्मल कंटेंट का। कंटिन्यू करते हैं आज इसके अंदर और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड में। जैसा कि बोर्ड पे हेडिंग मेंशन है वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, एमनियोटिक फ्लूइड जो एक कंटेंट प्रेग्नेंट फीमेल की यूटेराइन कैविटी के अंदर अवेलेबल है, वहां से फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उन्हें सुने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्लूइड है इसकी पीएच बताई जाती है, और पीएच जनरल इंफॉर्मेशन के लिए माइंड में रख लीजिए, लेकिन वो पीएच हमें आइडिया देती है आगे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि पीएच होती है 7.2। पीएच का जो बेस है 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा वाला, तो यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड जो स्टैंड कर रहा है वो अपनी पीएच को स्टैंड कर रहा है 7.2 पे ले जाकर के, और 7.2 नेचर बता रहा है कि 7 से ऊपर है, और 7 से ऊपर है तो ये हल्का सा अल्कलाइन नेचर में है। इसका फायदा मिलेगा अपने को जब हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर के एमनियोटिक फ्लूइड की लीकेज से रिलेटेड एक टेस्ट आएगा, नाइट्रोजन टेस्ट, वहां ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। अभी के लिए इसे अपने माइंड में रख लें और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टेस्टिंग में इसका कंट्रीब्यूशन अपन नोट करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी हर बॉडी फ्लूइड के अंदर पाई जाती है, यहां भी है। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए माइंड में नोट कर लें वो कितनी है, 1.008 टू 1.012 स्पेसिफिक ग्रेविटी पाई जाती है। कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन के तौर पे खुद के बारे में ये इंफॉर्म कर रहा है। 1.008 से 1.012 आते हैं अब इसी फिजिकल प्रॉपर्टी से बनने वाले फर्स्ट एमसीक्यू को लेकर के। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्लियर करना है कि एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब वो दिखाई कैसा देता है, अपीयरेंस कैसी होती है। तो क्योंकि ये फ्लूइड है, पानी है, और पानी का कोई कलर नहीं होता, तो इसे बताने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। कभी इसे कलरलेस कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं। कलरलेस, ट्रांसपेरेंट के अलावा यदि इसमें सेल के एलिमेंट दिखाई दें तो धुंधलापन आ जाता है, तो धुंधलेपन से टर्बिड नेचर बोल देते हैं। वो धुंधलापन, वो टर्बिड नेचर ऐसा रिजेंबल करता है जैसे आसमान होता है, तो अंबर बोल देते हैं। कभी कभी वहां पर बच्चे की स्किन वर्निक्स कैसियोसा या हेयर्स लैनुगो मिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे अपीयरेंस पेल कलर की हो जाती है। तो यहां पे 3-4 नाम बैक टू बैक आ रहे हैं, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, अंबर, टर्बिड, पेल। ये मल्टीपल नेचर्स होते हैं। एग्जाम का एमसीक्यू आया भी हुआ है, और प्रैक्टिस सेशन को में भी मैंने आपको करवाया था कि इन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने हो, कि इन सब में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, आखिरकार नेचर कैसा होता है, तो वहां आपको आंसर देना है क्लियर। क्लियर एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर बताना है। क्लियर का मतलब होता है जो कंटेंट उसमें पाए जाते हैं वही कंटेंट हो, उसके अलावा कोई और मिलावट ना हो, तो वो चीज क्या कहलाती है, क्लियर या प्योर। नेचुरली जो चीज जैसी होती है वैसी ही रहे तो वो क्लियर और प्योर कहलाती है। कुछ इसमें मिक्स हो जाए तो वहां पे एबनॉर्मलिटी के चांस बनते हैं। तो यहां पे आपको सीखना है कि आपसे एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर पूछे तो आपको हमेशा आंसर देना है अपना क्लियर, और इस क्लियर के अल्टरनेट बोल सकते हैं अपन पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो काफी सारे हो सकते हैं। जैसे क्लियर को अपन बोलेंगे
कलर ना होने से कलरलेस। अब जो कलरलेस है उसमें आर पार देखा जा सकता है, तो आर पार देखे जाने के हिसाब से आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट। मैंने कहा बादलों में धुंधलापन की तरह दिखता है, तो धुंधलापन कहला सकता है टर्बिड, और टर्बिड को रिजेंबल करवाया था आसमान से, नाम लिख दिया अंबर। और इसके अलावा स्किन या लैनुगो मिक्स हो जाते हैं तो वहां पे हल्का सा नेचर आ जाता है पेल। तो ये एक अल्टरनेटिव वर्ड्स की अपन ने लिस्ट बनाई है, जहां कभी भी अपने को एमसीक्यू मिलेगा और वो पूछेगा एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, और उसमें ये सारे ऑप्शन हो या ये भी ऑप्शन हो, तो आपको 100% आंसर देके आना है नेचर कैसा होता है, क्लियर। ये था एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉर्मल अपीयरेंस। जहां हम नोट कर रहे हैं नॉर्मल अपीयरेंस एकदम क्लियर है, वहीं अब अपन बात करेंगे बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस एबनॉर्मल कलर्स को लेके। एमनियोटिक फ्लूइड में एबनॉर्मल कलर कोडिंग से एमसीक्यू बनना कंपलसरी है। हर एग्जाम में जनरल एमसीक्यू अराइज होना बहुत कंपलसरी है। तो उसकी एक पूरी टेबल होती है कि एबनॉर्मल कलर कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट वन जो उनकी लिस्ट है उनमें 5 इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमें भी सभी स्टूडेंट के समान एक बेसिक नॉलेज रखना है। बेसिक नॉलेज रखना है इस एमनियोटिक फ्लूइड के 5 एबनॉर्मल कलर्स के बाद। उनके नॉलेज रखने के बाद आपको मैं यहीं पर इंटरेस्टिंग चीज भी आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूइड के एबनॉर्मल कलर्स। उनकी पूरी टेबल मैंने प्रिपेयर कर रखी है, आप लोग देखें सामने बोर्ड पे। ये सारे अपने पास मोस्ट कॉमन आस्किंग फ्रीक्वेंटली 5 एबनॉर्मल कलर्स की कैटेगरी है। हर एबनॉर्मल कलर इंडिकेट कर रहा है कि वो किस कंडीशन में विजुअलाइज होता है, पाया जाता है। इनको ज्यों कहती हूं अपने माइंड में कैप्चर कर लें, और मैं कहता हूं रट लें, कोई दिक्कत नहीं, रटने में बुराई नहीं है। जब सीधी सी बात को रटने से यदि परीक्षा में सफलता मिल जाए तो कोई उसमें समस्या नहीं है। जहां दिमाग लगाना होगा, जहां समझाना होगा, उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। फिलहाल इन 5 कलर को रिवाइज कर लें। नंबर 1 कलर, एकदम सिंपल एमसीक्यू आए बिना कलाकारी के तो ये सारे जवाब देने हैं कि ग्रीन या ग्रीनिश कलर किसे इंडिकेट करता है, मिकोनियम को। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो फीटस है, यदि वो टर्म के समय मिकोनियम पास कर देता है, मिकोनियम का मतलब बच्चे का फर्स्ट स्टूल, तो उस मिकोनियम की अपीयरेंस होती है ग्रीनिश कलर की, और उसी कारण एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी कैसा मिलेगा, ग्रीन कलर का। नेक्स्ट वन, यदि रेड कलर है तो बड़ी फेमस चीज है, लाल रंग दिखाई देना मतलब हेमरेज हुआ है। अब इसी हेमरेज और ब्लीडिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ दूं तो फंडामेंटल्स हम सीख करके आते हैं कि ब्लीडिंग 2 प्रकार की, फ्रेश और ओल्ड। यदि ब्लीडिंग फ्रेश होती है तो बहने वाला ब्लड एकदम लाल चमकीला ब्राइट रेड होता है। यदि ब्लीडिंग ओल्ड है, पुरानी है, डिलेड है, लेट ब्लीडिंग है, तो जो पुराना खून बाहर निकल के आता है उसमें नेचर आता है डार्क नेचर का। वही डार्क नेचर के कारण रेड कलर हमें अपीयर होता है ब्राउन कलर का, और ऐसा डार्क या ब्राउन कलर हमें टोबैको जूस के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीनों अपीयरेंस, चाहे डार्क बोले वो, ब्राउन कहे या टोबैको जूस बोले, कंडीशन है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डेथ। पैथोलॉजी कंडीशन में पढ़ेंगे अपन कि प्रेग्नेंट फीमेल में आईयूडी जब डायग्नोसिस होता है तो उसमें डेड फीटस यूटेराइन कैविटी में लंबे समय तक के लिए पड़ा होता है, और वो अंदर ही पड़ा है, इसीलिए उसका ब्लड का कलर इस प्रकार से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, गोल्डन कलर। एबनॉर्मल कलर के अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो इसी को लेकर बनता है, गोल्डन कलर। गोल्डन जो है वो 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, जैसा मैंने सामने बोर्ड पर मेंशन कर रखा है। गोल्डन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेड येलो। ये कॉम्बिनेशन है जो आपको मिलता है मोस्ट फेमस कंडीशन ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर RH इनकम्पैटिबिलिटी में। लास्ट वन कलर सैफरॉन। सैफरॉन एक डाई होती है, उसके समान कलर, और वो सैफरॉन भी कॉम्बिनेशन है 2 का, ग्रीनिश और येलोइश, ये नेचर का। और सैफरॉन कलर इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को।
तो यहां पे सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में हम इन सभी 5 एबनॉर्मल कलर्स का नाम और ये सारे एबनॉर्मल कलर्स किन स्पेसिफिक कंडीशन को बताते हैं ये पता होना चाहिए। स्पेशल इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन लेने से पहले माइंड में बेसिक नॉलेज सेट होना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। सबसे पहले सशर्त आप ये 5 नाम मुझे याद करके बता दीजिए। ग्रीन कलर मेकोनियम, रेड कलर हेमरेज, डार्क कलर ब्राउन कलर टोबैको जूस कलर आईयूडी, गोल्डन कलर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, सैफरॉन कलर पोस्ट मैच्योरिटी। ये टेबल आपको लर्न हो गई है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करना। उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में अब सुनना ध्यान से शुरू करें। हमने ये 5 एबनॉर्मल कलर और उनकी 5 कंडीशन को पता लगा लिया है। 3 जगह से विशेष सवाल बनेंगे, एक एक करके उन तीनों को देखते हैं। नंबर 1, सबसे टॉप पे जाएं, जो कलर ग्रीनिश और मेकोनियम बताते हैं। मेकोनियम को लेके पीडियाट्रिक में भी बताया जाएगा और मैं अभी आपको फिर बता देता हूं। ये जो मेकोनियम है बच्चा रिलीज करता है एट टर्म का समय जब आने वाला होता है। मेकोनियम को लेकर 2 सवाल हो भी सकते हैं, एट टर्म और एट बर्थ। अंतर है हल्का सा दोनों में, पर मेकोनियम रिलीज होता है एट टर्म पे। तो टर्म वाली कंडीशन पे बच्चे ने मेकोनियम रिलीज कर दिया। उस मेकोनियम के कारण एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश हो गया। टर्म वाला समय वो माना जाता है जब बच्चे का डिलीवरी हो जानी चाहिए। माना कि यदि टर्म वाले समय पे, जिस समय पे मेकोनियम रिलीज हो गया है, बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, यदि ऐसा है तो वहां पे कंडीशन देखिए। हमने सीखा है टर्म के आसपास बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है और मैच्योरिटी में वो एमनियोटिक फ्लूइड के कंटेंट को स्वेलो करना शुरू कर देता है। कल के लेक्चर में अपन ने देखा था टर्म और टर्म के पास एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि मैच्योर फीटस उसका यूटिलाइज कर लेता है। यहां मैं कंडीशन जोड़ रहा हूं, टर्म का समय आया, मेकोनियम बच्चे ने रिलीज किया और बच्चा अभी अंदर ही है, तो अब यदि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को यूज करेगा तो साथ में मेकोनियम भी पानी के साथ आ जाएगा और उस कंडीशन में वो मेकोनियम एस्पिरेशन कर सकता है। एस्पिरेशन शब्द यूज होता है जब खाने का मटेरियल, जीआईटी का मटेरियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए। जो भी फूड पार्टिकल है उसे अपन स्वेलो करते हैं जीआईटी में, वहां जाने की बजाय रेस्पिरेटरी में चल जाए तो वो एस्पिरेशन कहलाता है। और ये मेकोनियम यदि बच्चे ने टर्म पे यूटिलाइज कर लिया तो वो एस्पिरेट कर जाता है, बन जाता है सिंड्रोम, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। नाम लिखता हूं, इसी मेकोनियम से डेवलप हो सकता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, MAS। और यहां गौर फरमाने वाली बात है, यदि बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेकोनियम अटका हुआ है और फिर उस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे के लंग्स काम करते हैं और बच्चा क्राई करता है। जस्ट सून आफ्टर डिलीवरी फिटस क्राई करता है, लंग्स काम करते हैं, लेकिन उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेकोनियम फंसा हुआ हो, अटका हुआ हो, तो कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक प्रकार से ब्लॉक पाया जा रहा है। कंडीशन डेवलप हो सकती है डिस्ट्रेस की। इस एस्पिरेशन सिंड्रोम के कारण बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम का नाम हो सकता है फीटल डिस्ट्रेस। तो ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं, होंगी, ये कंपल्सरी नहीं है, हो सकती हैं, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा मानना क्यों है कि जब मेकोनियम पास करने के बाद भी बच्चा डिलीवर ना हो, या तो मेकोनियम पास हो और बच्चा डिलीवर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन डिलीवर नहीं होगा और उस मेकोनियम का स्प्रेड कर लेगा तो कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहां पे अब ग्रीन कलर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। ग्रीन कलर से डायरेक्ट क्वेश्चन यह बन रहा था कि ग्रीन कलर किसे इंडिकेट करता है,
सीधा जवाब था मिकोनियम। इनडायरेक्ट सवाल क्या बनता है, फीटल डिस्ट्रेस में कौन सा कलर होगा, फीटल डिस्ट्रेस में कौन सा कलर होगा, तो वहां दिमाग लगाना है। फीटल डिस्ट्रेस होने का कारण है MAS, MAS होने का कारण है मिकोनियम का आना, और मिकोनियम का होने का मतलब है कलर कौन सा, ग्रीन। तो फीटल डिस्ट्रेस में भी आपसे कलर पूछे तो आंसर क्या देना है, ग्रीन। तो अब हम कंफर्म कर लें, हमें एमनियोटिक फ्लूइड के एबनॉर्मल कलर में ग्रीन कलर कितने सवालों के जवाब में यूज करना है। नंबर 1, पहला यूज करना है कब, जब सिंपल आए मिकोनियम। दूसरा यूज कर सकते हैं कब, जब सवाल की लैंग्वेज में हो फीटल डिस्ट्रेस। आगे इसी टेबल से अगली इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आइए। ये अपने पास गोल्डन कलर विजिबल है बोर्ड पे। गोल्डन कलर बड़ा फेमस है और उसका एग्जाम्पल तो उससे भी ज्यादा फेमस है। मैक्सिमम टाइम जब भी एग्जाम में एमसीक्यू आया है तो गोल्डन कलर ही पूछा है, आंसर RH इनकम्पैटिबिलिटी ही गया है। लेकिन आप गौर करें तो गोल्डन के ब्रैकेट में मैंने रेड प्लस येलो का कॉम्बिनेशन बना रखा है। एग्जैक्टली क्या रीजन है वो सुनेंगे। रेड येलो कॉम्बिनेशन क्या है, रेड येलो कॉम्बिनेशन का लिंक है हीमोलाइसिस से। हीमोलाइसिस, दो शब्द होते हैं, एक नाम हेमरेज और एक हीमोलाइसिस। केवल ब्लीडिंग होना, ब्लड लॉस होना हेमरेज कहलाता है, और उस ब्लीडिंग में या ब्लड लॉस में आरबीसी भी डेड हो जाए तो वो कंडीशन हीमोलाइसिस कहलाती है। आरबीसी की मौत होना हीमोलाइसिस कहलाता है। अब आरबीसी जब भी डेड होती है तो आरबीसी में खुद के अंदर कलर होता है रेड, हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर, और उस आरबीसी की डेथ में हीमोग्लोबिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां पे होता है बिलिरुबिन, साल्ट है बिलिरुबिन, जिसका कलर होता है येलो। तो बिलिरुबिन नाम का साल्ट और हीमोग्लोबिन नाम का कलर आरबीसी में दोनों में पाए जाते हैं, अंदर ही रहते हैं। लेकिन जब आरबीसी की डेथ होगी तो ना तो कलर अंदर रहेगा और ना वो साल्ट अंदर रहेगा, तो एक साथ बाहर लाल रंग और बिलिरुबिन का पीला रंग निकल के बाहर आ जाता है, जिससे गोल्डन कलर दिखाई देता है। और उसी आरबीसी की डेथ होने को अपन हीमोलाइसिस बोल रहे हैं, जिस हीमोलाइसिस का एक एग्जांपल RH इनकम्पैटिबिलिटी है। RH इनकम्पैटिबिलिटी ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर है, और ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर में डेथ आरबीसी की ही होती है, क्योंकि जितने भी ब्लड ग्रुप के एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। तो यहां समझने वाली बात है कि यदि एग्जाम में गोल्डन कलर का क्वेश्चन आए और जवाब में RH इनकम्पैटिबिलिटी आपको नहीं मिले, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी की बजाय आपको वहां पे किसको ढूंढना होगा, हीमोलाइसिस को, क्योंकि हीमोलाइसिस का एग्जाम्पल ही क्या होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये अपने पास दूसरी इंफॉर्मेशन। 5 नॉर्मल इंफॉर्मेशन के बाद अलग से स्पेशल इंफॉर्मेशन देने को मैंने यहां पे स्टार्ट कर रखा है। पहला आपने देखा कि फीटल डिस्ट्रेस पूछेगा तो भी कलर ग्रीन रहेगा। दूसरा आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का सवाल आ गया, ऑप्शन में कहीं भी RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं मिला, तो जवाब क्या देना है अपने को, हीमोलाइसिस। थर्ड पे आते हैं, स्पेशल थिंग पे, लास्ट वन देखें, सैफरॉन ग्रीन येलो। आप ये नीचे की पूरी लाइन देख लीजिए, पोस्ट मैच्योरिटी और कलर है सैफरॉन, कॉम्बिनेशन है ग्रीन और येलो का। ये लॉजिक क्या है, ये ग्रीन और येलो दोनों ही बच्चे के स्टूल मटेरियल से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, बच्चा टर्म पे स्टूल पास करता है, मिकोनियम कहलाता है। माना कि बच्चे ने टर्म के आसपास 38-40 वीक पे 38-40 वीक पे स्टूल पास किया, वो मिकोनियम था हरे कलर का, और बच्चे की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। ऐसा करते करते प्रेगनेंसी पहुंच गई 42 वीक के आगे, 43 वीक की। 43 वीक हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो बच्चा जो 38-40 वीक पे मिकोनियम पास कर चुका था, अब
42-43 वीक पे बच्चा दोबारा स्टूल पास करता है। वर्तमान में 42-43 वीक पे जो स्टूल पास कर रहा है वो उसका फर्स्ट स्टूल नहीं है। उसका फर्स्ट स्टूल कौन सा था? मिकोनियम, जो उसने पास किया 38-40 पे। अब जो उसका स्टूल बना है वो मैच्योर वाला है, क्योंकि अपन ने सीखा है 42-43 वीक तक बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर फीटस का स्टूल वैसा ही होगा जैसा एडल्ट्स का होता है, मतलब येलोइश कलर का। तो यहां पे ये चीज लिंक करता है ग्रीन और येलो को। ये बताता है ओल्ड स्टूल, फर्स्ट स्टूल, ये बताता है न्यू स्टूल। ये 38-40 वीक पे करी गई पॉटी और ये 42-43 वीक पर करी गई पॉटी, और ये दोनों मिक्स हो गए तो कलर आ गया सैफरॉन। तो ग्रीन और येलो इसका इंडिकेटर होते हैं। अब बनने वाला मजेदार सवाल आपके एग्जाम के एमसीक्यू में पूछा गया है, और मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी उस सवाल को स्थान दिया है। क्या दिया है? बड़ा सोच समझ के। यहां पे अपन एक बात करेंगे बहुत विशेष। आपके पास एक सिंपल सा एमसीक्यू आए, पोस्ट मैच्योरिटी में कलर कैसा होता है? पोस्ट मैच्योरिटी में कलर कैसा होता है? ऑप्शन सुने। पहला ग्रीनिश येलो, दूसरा गोल्डन, तीसरा डार्क रेड, चौथा टोबैको जूस। तो इस सरल सवाल के जवाबों में आप आसानी से ढूंढ पाएंगे जवाब ग्रीनिश येलो। अगला जो सवाल बता रहा हूं, अटेंशन से सुनना, वही मेरी इस पूरी टेबल का एक स्पेशल लॉजिक है। सवाल की लैंग्वेज यही है, पोस्ट मैच्योरिटी में कलर कैसा होता है? ऑप्शन देखें। नंबर 1 ग्रीन, नंबर 2 येलो, नंबर 3 रेड, नंबर 4 गोल्डन। हम इन 4 ऑप्शन में ढूंढ रहे थे ग्रीन येलो का कॉम्बिनेशन मिले, पर आपको यहां पे देखने को मिला ग्रीन अलग मिला, येलो अलग मिला। होना यह चाहिए था, हमें बिकना चाहिए था ग्रीन येलो एक साथ में, पर जब कंडीशन ऐसी आ जाए ग्रीन अलग येलो अलग, तो उसमें से क्या आंसर देना है? क्या मैं ग्रीन आंसर दूं, क्या मैं येलो आंसर दूं? तो उसके लिए गौर से सुनना। लाइन है, ग्रीन अकेला मिल सकता है, येलो अकेला नहीं मिलेगा। क्यों? वो इस प्रकार कि माना कि बच्चे ने 38-40 वीक पे पहला स्टूल किया और वो स्टूल हरे कलर का वहीं पड़ा हुआ था। अब हो सकता है 42-43 वीक पे दूसरा स्टूल कर भी दे और ना भी करे। यदि 42-43 वीक पे दूसरा स्टूल कर देगा तो मिक्स होके कलर ग्रीन येलो दिखेगा, और यदि 42-43 वीक पे दोबारा स्टूल पास नहीं करेगा तो कलर अभी भी केवल पुराना वाला दिखेगा। मतलब अकेला ग्रीन मिल सकता है। अकेले ग्रीन का मतलब बच्चे ने दूसरी पॉटी नहीं करी। अकेले ग्रीन का मतलब बच्चे ने दूसरी पॉटी नहीं की। ग्रीन येलो का मिक्स होने का मतलब है बच्चे ने दूसरी पॉटी भी कर दी। और अकेले येलो मिलने का मतलब है जॉन्डिस। अकेले येलो मिलने का मतलब क्या है? जॉन्डिस। तो इस सवाल के अंदर कि पोस्ट मैच्योरिटी में कलर कैसा होता है और ऑप्शन में ग्रीन और येलो अलग अलग मिले, तो हमें जवाब क्या देना है? ग्रीन देना है, ये मानते हुए कि अकेला ग्रीन मिल सकता है, अकेला येलो नहीं। तो आज आप मेरे साथ देखेंगे इस टेबल के अंदर जो 5 बेसिक सवाल वाली होती थी, कैसे अपन ने 3 नए इंटरेस्टिंग सवाल को खोजने में, ढूंढने में समर्थ हो पाए हैं। एक बार फिर देख लीजिए। 5 सिंपल लाइनें। सिंपल ग्रीन कलर मिकोनियम, सिंपल रेड कलर हैम्ब्रिज, डार्क कलर ब्राउन कलर टोबैको जूस कलर आईयूडी, गोल्डन कलर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, सैफरॉन कलर पोस्ट मैच्योरिटी। नई 3 इंफॉर्मेशन। फीटल डिस्ट्रेस में कलर ग्रीन, गोल्डन में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ऑप्शन में नहीं मिले तो आंसर हीमोलाइसिस। पोस्ट मैच्योरिटी में कौन सा कलर अकेला मिल सकता है? ग्रीन। कौन सा अकेला नहीं मिलेगा? येलो। तो ये अपने पास आज के लेक्चर की शुरुआत फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिस फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने डिस्कस किए नॉर्मल और एबनॉर्मल कलर रिएक्शन। बात करते हैं अब आगे एमनियोटिक फ्लूइड के नेचर में, तो वहां पे अपन डील करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसका नाम है
एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस। ये एमनियोटिक फ्लूइड बहुत सारे कामों को करने के लिए जाना जाता है, उन्हीं सबको 1 बाय 1 डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। फंक्शंस में आते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत सारे काम करता है, एक एक करके उनको कैटेगराइज करेंगे, विद रेशनल बताने का पूरा प्रयास करेंगे। नंबर 1 आते हैं सेगमेंट पे, तो अपन बताते हैं, यहां लिखा मैंने प्रोटेक्शन। एमनियोटिक फ्लूइड फीटस का प्रोटेक्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो उस लॉजिक को देख लीजिए, क्या बताना चाहते हैं। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करना, बचाव करना, अपना उसका एक लॉजिकल प्रिंसिपल है, उसे सुनेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के चारों ओर है, चारों ओर है उसका एनवायरमेंट है, बच्चे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। मतलब जब भी कोई एलिमेंट बाहर से बच्चे की तरफ आएगा तो बच्चे से पहले पानी से टकराएगा। वो चीज क्या हो सकती है, बाहर से आने वाला कोई भी इंफेक्शन या बाहर से पड़ने वाला कोई भी दबाव। दबाव का मीनिंग है, एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके एब्डोमेन पे एक पंच ही क्यों ना मार दिया जाए, चलिए पंच ना मारें तो वो पेट के बल किसी से भिड़ जाए दीवार से या गिर जाए, तो वो जो धक्का लग रहा है, झटका लग रहा है, शॉक लग रहा है, सीधा बच्चे पर नहीं पहुंचेगा, बच्चे से पहले किससे टकराएगा, वो एमनियोटिक फ्लूइड से। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि एमनियोटिक फ्लूइड सुरक्षा कर रहा है। और पानी में होती है दोस्तों एक बहुत बड़ी क्वालिटी, पानी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि बाहरी दबाव जैसे ही पानी पे आता है, पानी उस दबाव को डाइवर्ट कर देता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब वाटर में आता है तो वाटर उसे डाइवर्ट कर देता है। उसी प्रकार का प्रिंसिपल है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर से स्विमिंग पूल में जंप मारिए, पर जैसे ही पानी में एंटर करते हैं, पूल में एंटर करते हैं, आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाती है। क्यों? पानी ने सारे फोर्स को, सारे जोश को डाइवर्ट कर दिया। यह सिग्निफिकेंस मैं बोर्ड पे नोट करके बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए, अपने पास ये यूटेराइन कैविटी है, उसमें ये फीटस है, बाहर की तरफ एमनियोटिक कैविटी है और इसके अंदर पाया जा रहा एमनियोटिक फ्लूइड है। अब क्या हुआ, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आया, एक पंच अपन ने क्यों नहीं मारा, वो फोर्स सीधा जाकर के पहले टकराएगा यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड पे। ये बाहर का झटका, बाहर का दबाव हो सकता है, ये पंच था, किसी दीवार से भिड़ गए थे या पेट के बल गिर गए थे, बच्चे पे लगने की बजाय पानी से टकराया और पानी ने उसे ऐसे डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने का मतलब है ये प्रेशर सीधा बच्चे पे नहीं लगा, इधर उधर भगा दिया गया। ये चीज कहलाती है डाइवर्जन या शॉक एब्जॉर्बर। तो फर्स्ट फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, नाम है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस किस से किया, तो वो अपन लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के इंफेक्शन से या किसी भी प्रकार के झटके से, नाम देते हैं शॉक एब्जॉर्बर। और ये पानी करता क्या है, पानी हर प्रकार के बाहरी फोर्स का डाइवर्जन कर देता है। डाइवर्जन करने से बाहरी दबाव बिल्कुल भी सीधा बच्चे पे नहीं लगता। दिस वन प्रिंसिपल नोन एज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन बात करें अगले प्रिंसिपल की, और क्या कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के लिए, तो नाम देंगे अपन यहां पे मूवमेंट। ये मूवमेंट भी बड़ी स्पेशल इंफॉर्मेशन लेके आएगी। चलते हैं मूवमेंट वाले पोर्शन पे, क्या बताएंगे इसमें। सिंपल लॉजिक, किसी भी इंडिविजुअल को, आपको या मुझको, मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने के लिए, भागने दौड़ने के लिए, हाथ पैर मारने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। मूवमेंट का सबसे बड़ा लॉजिक है, कोई भी इंडिविजुअल मूवमेंट कब कर पाएगा, जब क्या मिलेगा उसको, स्पेस मिलेगा। आप यदि क्लासरूम में सामने बैठे हैं, एक बेंच पे 4 जनों की जगह है और 4 जने बैठे हैं, और फिर आप वहां पे बैठे बैठे हिलना डुलना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्पेस नहीं है। आराम से मूवमेंट कब हो पाती है, जब हमारे चारों तरफ क्या हो, स्पेस। तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ मूवमेंट, कि मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब स्पेस हो। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस।
कैसे? बिना फ्लूइड के सोचें और फिर एमनियोटिक फ्लूइड को शामिल करके सोचें। तो बिना फ्लूइड के यह कहा गया कि सिर्फ हमारे पास एक फीटस था और उसके चारों ओर एमनियोटिक कैविटी थी। फीटस और एमनियोटिक कैविटी ये दो ही जने थे, इनके बीच में ये जगह। अब बच्चा और एमनियोटिक कैविटी पाई जा रही है। बच्चा एकदम परेशान है कि मेरे चारों तरफ एक कवच लगा दिया, मेरे को पैक कर दिया, मेरे को बंद कर दिया। अब मेरे को पैक कर दिया, बंद कर दिया, कवर कर दिया, अब मैं हिले डुलू कैसे? तो यहां पे शामिल करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। इन दोनों के बीच डेवलप हुआ एमनियोटिक फ्लूइड और फ्लूइड डेवलप होने से बच्चे को मिला स्पेस। कैसे? तो देखें, ये रहा अपने पास फीटस और एमनियोटिक कैविटी को भगा दिया यहां पे, क्योंकि बीच में दुनिया भर का भर गया एमनियोटिक फ्लूइड। तो अब देखिए, कवर इतनी दूर और ये रहा बच्चा। तो बच्चे और कवर को दूर दूर किया, तभी बच्चे को मूवमेंट करने के लिए क्या मिला? स्पेस। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करवा रहा है? मूवमेंट। इसको लेके बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन अब मैं बोलने जा रहा हूं, उन्हें सुने। जितना एमनियोटिक फ्लूइड होगा उतना ज्यादा स्पेस होगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड और उतनी ज्यादा मूवमेंट। तो बात करते हैं यहां पे तीन, नॉर्मल पानी, कम पानी, ज्यादा पानी। कम पानी को ओलिगो, ज्यादा पानी को पॉली। तो नॉर्मल पानी है तो बच्चे की मूवमेंट भी कैसी होती है? नॉर्मल। ओलिगो वाली कंडीशन है तो बच्चे की मूवमेंट कैसी होगी? कम। पॉली वाली कंडीशन है तो मूवमेंट कैसी होगी? ज्यादा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो गया। नॉर्मल अमाउंट नॉर्मल मूवमेंट, ओलिगो अमाउंट कम मूवमेंट, पॉली अमाउंट ज्यादा मूवमेंट। तो एमनियोटिक फ्लूइड ने बच्चे में क्या करवा दी है? मूवमेंट। क्या डेवलप करके? स्पेस। और ये स्पेस किस किस के बीच डेवलप किया गया? बच्चे और एमनियोटिक कैविटी के बीच में। दैट इज द मेन चीज। नेक्स्ट वन बात करें अगले फंक्शन को लेकर के, तो अगले फंक्शन में फिर चर्चा करते हैं। तो वहां पे आ जाता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर मेंटेनेंस। बिल्कुल सही बात है। अब इस टेम्परेचर मेंटेनेंस को आप दो तरीके से डिस्कस करेंगे। बताता हूं मैं कैसे टेम्परेचर मेंटेन करता है एमनियोटिक फ्लूइड भी। किस प्रकार से? तो वो देखें। हमारी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर कंट्रोल का सेंटर हाइपोथैलेमस होता है, पर मेंटेन का लॉजिक ब्लड से लिया जाता है। हमारी बॉडी में यदि बॉडी फ्लूइड और ब्लड नॉर्मल अमाउंट में होते हैं तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब कभी हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए, हाइपोवोलेमिया हाइपोटेंशन हो जाए, शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो गर्मी आ जाती है। तो टेम्परेचर रेगुलेटरी के अंदर ब्लड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण हमने सीखा है, स्टार्ट कौन करता है? प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड का ट्रांसड्यूडेट। और ट्रांसड्यूडेट हमेशा किससे होता है? ब्लड वेसल से। कल के लेक्चर में पढ़ाई गई ज्ञानवर्धक बात का उपयोग वर्तमान में सामने लिखी हुई बातों को पूरा करने में हमें करना है कि क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण वेसल्स ट्रांसड्यूडेशन से होता है, तो वेसल में ट्रांसड्यूट होकर के वही ब्लड आता है जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है। इसलिए कह सकते हैं ये बच्चा का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो अमाउंट है वो वेसल के ट्रांसड्यूडेट से आ रहा है। नंबर वन थिंग, टेम्परेचर मेंटेनेंस का यही एक बड़ा लॉजिक वहां पे बताया जाता है, हेल्पफुल है। तो तीन फंक्शन हुए अभी तक इंपॉर्टेंट वन। नंबर वन, प्रोटेक्शन किया। कैसे? जो भी बाहर से आया पानी ने इधर उधर भगाया। नंबर दो, मूवमेंट। कैसे? जगह चाहिए मूवमेंट के लिए, जगह किसने बनाई? पानी ने। थर्ड वन, टेम्परेचर को मेंटेनेंस करना। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मैं कहूं आपको, ये आपकी हेल्प कर देगा लेबर में। एमनियोटिक फ्लूइड लेबर में हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा? तो याद करें मेरे दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है एमनियोन कोरियन। एमनियोन कोरियन में बताया था मैंने एक नाम का नाम था ये ROM, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन।
रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब था बच्चे के पानी की थैली का फटना। हम वही पढ़ रहे हैं कि 9 मंथ तो ये एमनियोटिक फ्लूइड आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह पाया जाएगा, लेकिन लेबर के आसपास ये मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है तो हमने पढ़ा है इन मेम्ब्रेन के अंदर कौन अवेलेबल होता था, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता था, IOL। कल के लेक्चर को सलाम, इंडक्शन ऑफ लेबर। तो एक बात तो ये कि लेबर शुरू करवाने में भी इसका कंट्रीब्यूशन हुआ। और बात करें, ये 9 मंथ तक एमनियोटिक फ्लूइड वाला वाटर जो है बच्चे के चारों प्रेजेंट रहता है। जैसे ही थैली फटेगी सारा पानी वजाइना के थ्रू निकल के बाहर आ जाएगा। वाटर ब्रोक होना बहुत कॉमन टर्म है। आई थिंक माई वाटर विल ब्रोक, ये बहुत कॉमन टर्म है। तो जब वाटर ब्रोक होगा तो यूटेराइन कैविटी से रिलीज होके वजाइना के रास्ते से बाहर चला जाएगा। उस रास्ते से बाहर चला जाएगा जिस रास्ते से कुछ देर बाद फीटस डिलीवर होने वाला है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से जो अमाउंट अपन ने देखा था टर्म पे 600 से 800 ml, लेबर के आसपास फीमेल में 600 से 800 ml का फ्लूइड एकदम से वजाइना को फ्लश करता हुआ निकलेगा, मतलब क्लीन करता हुआ निकलेगा, ताकि वहां पे उस ट्रैक्ट में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि मदर के जेनिटल ट्रैक्ट में था तो बच्चे के डिलीवर होने से पहले पूरे रास्ते को क्लीन कर दिया और बच्चा सेफ रहा। तो लाइन आती है फ्लश द कैनाल, फ्लश द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का मतलब हो गया जहां से बच्चा डिलीवर होने वाला है, पूरा उसको फ्लश कर दिया। दैट्स द थिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट रोल बताए जाते हैं। आइए एक और चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस में। एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा क्या किया जा रहा है, डायग्नोसिस। और जब ऐसी बात आती है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रोसीजर का नाम अलग से पढ़ेंगे अपन टेस्टिंग में। क्या लिखा गया है, एमनियोसेंटासिस। इसी एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करना, एमनियोसेंटासिस। एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके एग्जामिनेशन करना, उससे पता चल जाएगा कंटेंट के बारे में। कल के लेक्चर में अपन ने कंपोजिशन पढ़ा था। कंपोजिशन को पढ़ाने का एक ही मकसद था, मकसद आपको याद आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। मकसद क्या था कि जांच करके यह पता लगाना कि अंदर जो कंटेंट मिल रहे हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो ऐसे अंदर के पानी की जांच करना क्या कहलाता है, एमनियोसेंटासिस, जो हमारे लिए बहुत सी कंडीशन को डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, रीनल डिफेक्ट को, और भी मल्टीपल थिंग अलग से पढ़ाया जाएगा आपको एमनियोसेंटासिस। आज एक सवाल का जवाब यहां पे ये दे दूं कि एमनियोसेंटासिस करते कब हैं। तो एमनियोसेंटासिस में एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करते हैं। वो कब करेंगे, जब फ्लूइड बनेगा। कब बनता है, 12 वीक के बाद बनता है। तो जांच भी करेंगे 12 वीक के बाद, और वहां पे आपको जवाब दे देना है 14 वीक। तो अभी तक लगातार अपन जो एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उस कैटेगरी में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, देखिए। सबसे पहले अपन ने फंक्शन पढ़ा प्रोटेक्शन। इनको मैं मार्क कर दूं, चलिए मार्क करना शुरू करता हूं। नंबर 1 प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल आपको बता दिया गया, डायवर्जन करना। प्रोटेक्शन के बाद नंबर 2 आपने देखा क्या प्रोवाइड करवाता है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, स्पेस डेवलप करके। नेक्स्ट वन, क्योंकि प्लाज्मा के ट्रांजिट से ही बना है तो क्या मेंटेन करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा। इसके अलावा ये कहां पे मदद कर रहा है, अपने पास लेबर में मदद कर रहा है। किस प्रकार से, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करके, कैनाल को साफ करके। लेबर के अलावा हमारे पास किसमें हेल्पफुल हो गया, ये डायग्नोसिस में। तो ये सारे फंक्शन एक साथ बताए गए। अब जो एक और फंक्शन इसका आ रहा है वो बहुत विशेष जानकारी वाला है, उसको अपन लेते हैं इस हेडिंग से। काफी अच्छी चीज है वो कि एमनियोटिक फ्लूइड हमें इसके बारे में भी जानकारी देता है। नाम लिखा है फीटल वेल बीइंग, और ये कौन सा फंक्शन हो गया, गैस करें तो पिछली अपन ने कहा खत्म करी है 5 पे। तो चलिए ये अपने पास नंबर आ गया 6। और अब सब जने बड़े ध्यान से अगली बातों को सुनने के लिए तैयार।
अभी तक के जो 5 फंक्शंस थे आपको जो बताए गए, थोड़ा सा रनिंग लैंग्वेज में फास्ट अपन बोल भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, वो सिंपल थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से अराइज होते हैं वो हेडिंग बोर्ड पे मेंशन है, फीटल वेलबींग। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और अब जो सामने फंक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है वो है फीटल वेलबींग का पता लगाना। सबसे कॉमन बात करते हैं, शब्द है वेलबींग। वेलबींग का मतलब क्या है? क्या हालचाल है। जब भी अपन नॉर्मली किसी से पूछते हैं और क्या हालचाल है, वो आपका क्या पूछ रहा है? वेलबींग पूछ रहा है। क्या हालचाल है आपके? सही है, बढ़िया, हालचाल पूछना। यहां पे इस वेलबींग का रिलेशन क्या है, तो उन बातों को एक एक करके ध्यान से सुनते रहेंगे। पूरी ओबीजी में और पीडियाट्रिक में भी फीटल वेलबींग जब शब्द आए तो फीटल वेलबींग का रिलेशन होता है पल्मोनरी मैच्योरिटी से। फीटल वेलबींग का मतलब है पल्मोनरी मैच्योरिटी से, गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़े के डेवलपमेंट से। तो फीटल वेलबींग का मतलब है कि अपने को किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है? पल्मोनरी मैच्योरिटी। मतलब पल्मोनरी मैच्योरिटी आ गई तो फीटल वेलबींग में है, और पल्मोनरी मैच्योरिटी नहीं हुई तो फीटल वेलबींग में नहीं है। पल्मोनरी मैच्योरिटी का हिंदी में मतलब है बच्चे के फेफड़े का विकास, डेवलपमेंट। अब इसकी एक थ्योरी है, फेफड़े डेवलप किससे होते हैं? तो पल्मोनरी मैच्योरिटी किस पे डिपेंडेंट है? तो पल्मोनरी मैच्योरिटी डिपेंड होती है सर्फेक्टेंट पे। सर्फेक्टेंट एक मटेरियल का नाम है। सर्फेक्टेंट मटेरियल का नाम है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़े के द्वारा ही बनाया जाता है। इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब फीटस लगभग 20 वीक का होता है तो उसके फेफड़े में, लंग्स में जो सेल हैं, नाम है एल्वियोलाई। उस एल्वियोलाई में कई वैरायटी की सेल होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये डिटेल इंफॉर्मेशन है। उनमें से जो टाइप 2 होती हैं वो रिलीज करती हैं सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट के कारण ही एल्वियोलाई हमेशा फूली हुई रहती है। अब एल्वियोलाई फूली हुई रहेगी तभी उनमें गैस एक्सचेंज पॉसिबल होगा। यदि सर्फेक्टेंट नहीं होता तो एल्वियोलाई पिचक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और यदि एल्वियोलाई बंद हो मतलब वो गैस एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो गैस एक्सचेंज होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है एल्वियोलाई फूली है या पिचकी। एल्वियोलाई फूली हुई मिलेगी या पिचकी हुई मिलेगी, डिपेंड किस पे करता है? सर्फेक्टेंट पे। तो जैसे सर्फेक्टेंट आता है उसका मतलब है लंग्स भी मैच्योर हो गए हैं। तो पल्मोनरी मैच्योरिटी को आपको मैंने बोला रिलेट किससे करना है? सर्फेक्टेंट से। अब सर्फेक्टेंट के बारे में आपको जो बताई गई बातें, उनमें से ही एक दो बातें मैं सामने और मेंशन कर देता हूं सर्फेक्टेंट के बारे में। सर्फेक्टेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये, नंबर 1 थिंग, ये सर्फेक्टेंट फीटल लाइफ में कौन से वीक पे बनना स्टार्ट होते हैं? तो मैंने अभी जवाब दिया आपको, वो स्टार्ट होते हैं कब? 20 वीक पे। 20 वीक पे सर्फेक्टेंट बनना शुरू होते हैं, लिखा स्टार्ट। अब जब बनना शुरू हुए हैं मतलब धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ेगी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पर पूरी तरह मैच्योर डिक्लेयर करने के लिए अमाउंट ज्यादा चाहिए। तो 35 वीक, फीटल लाइफ का ही 35 वीक एक ऐसा समय है जब इस सर्फेक्टेंट का लेवल मैच्योर लंग्स के लायक बन जाता है। मतलब सर्फेक्टेंट का मैच्योर लेवल आपको कितने वीक पे मिलता है? तो आंसर देना है 35 वीक। हर लाइन से सवाल यहां पे बन सकता है। फीटल वेलबींग का मतलब है पल्मोनरी मैच्योरिटी से। पल्मोनरी मैच्योरिटी का मतलब है सर्फेक्टेंट के बनने से।
सर्फेक्टेंट बनना शुरू होते हैं 20 वीक पे और मैच्योरिटी के लिए पहुंच जाते हैं लगभग 35 वीक पे। अब इन सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो दो महानुभाव हैं, दो कर्मचारी हैं, उनके नाम लिखता हूं कि वो दोनों कौन कौन हैं। तो एक का नाम उनमें है लेसिथिन और दूसरे का नाम है स्फिंगोमाइलिन। ये इंफॉर्मेशन पीडियाट्रिक में भी आपको और प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये दो अपने पास एग्जाम्पल है सर्फेक्टेंट के, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन, और जिन्हें रनिंग लैंग्वेज में एल और एस बोलते हैं और एग्जाम में मैच्योर लेवल 35 वीक पे इन्हीं का पूछा जाता है, जो अपने पास में होता है रेशो 2:1, L/S। और ये अपने पास एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है कि सर्फेक्टेंट का मैच्योरिटी पे लेवल को बताने का तरीका क्या है। 2:1, 2 स्टैंड कर रहा है लेसिथिन के लिए, 1:1 स्टैंड कर रहा है स्फिंगोमाइलिन के लिए, और ये मैच्योरिटी लेवल आपको मिल रहा है 35 वीक के गेस्टेशन पे। वी आर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड अंडर विच we reach upon the point number 6 or function number 6. Function number 6 explain about fetal well-being indication. Fetal well-being is related to pulmonary maturity. Pulmonary maturity depend upon production of surfactant. Surfactant start to develop around 20 week gestation. It become mature level on 35 week gestation. At 35 week gestation, the mature surfactant level is explained by ratio, and the ratio will be 2:1, L/S. Most important explanation को शामिल कर रहा है ये अपनी बात। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा पता लगाना है कि सर्फेक्टेंट आया या नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा पता लगाना है सर्फेक्टेंट आया या नहीं। आपने एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करी, उसमें सर्फेक्टेंट को ढूंढा, यदि मिल गया तो मतलब पल्मोनरी मैच्योरिटी स्टार्ट, नहीं मिला पल्मोनरी मैच्योरिटी नॉट स्टार्ट। तो आइए अब अपन देखते हैं कैसे हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सर्फेक्टेंट ढूंढेंगे। तो ढूंढने के लिए दो फेमस टेस्ट है। एमनियोटिक फ्लूइड की जांच के द्वारा सर्फेक्टेंट पता लगाने की दो विधियां हैं फेमस जो हैं, एक शेक टेस्ट और दूसरा नाइल ब्लू टेस्ट। दोनों को डिस्कशन करते हैं अपन। तो यहां पे बोर्ड पे मैंने मेंशन करता हूं, फर्स्ट वन शेक टेस्ट और सेकंड वन जो टेक्निक अपने पास है वो हमारे पास है नाइल ब्लू टेस्ट। ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है ये दोनों? ये दोनों डायग्नोस्टिक टेक्निक हैं जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करके सर्फेक्टेंट को ढूंढा जाता है। कैसे कैसे, वन बाय वन सुनते हैं। ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है शेक टेस्ट। शेक का मतलब होता है शेक करना, हिलाना। क्या टेक्निक है ये? इसमें प्रेग्नेंट फीमेल में ओपीडी बेस पे बिना मरीज को भर्ती किए बेड पे बिठाकर लिटा करके एमनियोसेंटासिस से एमनियोटिक फ्लूइड सिरिंज में लिया जाता है। सिरिंज से वाइल में लिया जाता है। वाइल में अल्कोहल मिलाकर मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है और उसको मिलाने के बाद उस वाइल को शेक किया जाता है। अब शेक करने पर बबल आते हैं, झाग आते हैं, तो वो इंडिकेट करता है सर्फेक्टेंट आ गया। यदि 20 वीक से पहले आप उस वाइल को शेक कर रहे हैं तो झाग नहीं आएंगे क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं बनता, और यदि ये टेस्ट 20 वीक के बाद कर रहे हैं तो झाग बिल्कुल बनेंगे क्योंकि सर्फेक्टेंट आ जाता है। तो शेक टेस्ट के लिए दो बातें याद रखनी है, क्योंकि इस टेस्ट को करने के लिए प्रेग्नेंट फीमेल को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते हैं और जो अपन सैंपल ले रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड का उसे लैब में नहीं भेज रहे हैं, वहीं खड़े होकर वाइल में शेक कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसीजर
कहलाता है हमेशा हमारा बेड साइड प्रोसीजर। जिस प्रोसीजर के लिए मरीज को भर्ती नहीं करना पड़े और जिस जांच को प्रयोगशाला में जमा नहीं करवाना पड़े, वो जांच कहलाती है बेड साइड प्रोसीजर। और इसके अंदर अपन ढूंढ क्या रहे थे, इसमें देख रहे थे बबल्स। बबल्स का आना मतलब सर्फेक्टेंट बन गया, बबल्स का नहीं आना मतलब सर्फेक्टेंट नहीं बना। तो एक बात नंबर 2, यह अपने पास अगला टेस्ट है नाइल ब्लू टेस्ट। ये नाइल ब्लू टेस्ट क्या बताना चाहता है इसके बारे में सुन लीजिए। नाइल ब्लू टेस्ट स्टेनिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। स्टेनिंग प्रिंसिपल, स्टेन वही जो माइक्रोबायोलॉजी में बड़ा फेमस होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, ग्राम स्टेनिंग, ज़ाहिल स्टेनिंग, उस प्रकार से सिंपल समझाऊं आपको। स्टेन का मतलब रंगना। ये हाथ था, इस पे कलर डाल दिया, लाल रंग दिया, उसके बाद हाथ को धोया, सिंपल हाथ, कलर लगाया, फिर वॉश किया। वॉश करने के बाद दो ही परिणाम, या तो हाथ एकदम क्लीन हो जाएगा या हाथ पे कलर अभी भी मिलेगा। कलर अभी भी है तो बोलेंगे रंग चढ़ गया, स्टेन हो गया। और धोने के बाद पूरा कलर हट गया, हाथ साफ, तो बोलेंगे रंग नहीं चढ़ा, स्टेन नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल था। तो अब उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के वही एमनियोटिक सिंथेसिस विधि से एमनियोटिक फ्लूइड लिया, उस फ्लूइड में डाई को मिलाया और डाई को मिलाने पर यदि कलर रिएक्शन आती है तो अपने पास रिजल्ट बनता है नाइल ब्लू टेस्ट। रिजल्ट कैसा आता है तो गौर कीजिए। 20 वीक से पहले टेस्ट करेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड में सर्फेक्टेंट नहीं था, तो पूरा एमनियोटिक फ्लूइड कलरफुल हो जाएगा। 20 वीक के बाद जब सर्फेक्टेंट बन गए तब टेस्ट करेंगे तो पूरा कलरफुल नहीं होगा। जो सर्फेक्टेंट हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं तो वो अलग से चमके हुए आपको दिखाई देंगे। एमनियोटिक फ्लूइड में जब सर्फेक्टेंट बन जाते हैं और उसके बाद उसे स्टेन करते हैं तो सर्फेक्टेंट जो है लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन जो है अलग से चमकता है, लगभग ऑरेंज कलर का। और ऐसा ऑरेंज कलर की चमकदार बूंदे दिखना कहलाता है कि नाइल ब्लू टेस्ट में सर्फेक्टेंट मिल गया। तो पहली बात, नाइल ब्लू टेस्ट के अंदर प्रिंसिपल क्या यूज लिया? प्रिंसिपल यूज लिया अपन ने स्टेनिंग। और हमें किस प्रकार की सेल मिल रही है? ऑरेंज कलर सेल। ऑरेंज कलर सेल मिले मतलब सर्फेक्टेंट आ गया, ऑरेंज कलर सेल नहीं मिले मतलब सर्फेक्टेंट नहीं आया। तो ये अपने पास फंक्शन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन का एक्सप्लेन किया जा रहा था। फीटल वेलबींग, वेलबींग का संबंध है पल्मोनरी मैच्योरिटी से, पल्मोनरी मैच्योरिटी का संबंध है सर्फेक्टेंट के आने से। सर्फेक्टेंट आना शुरू करते हैं 20 वीक पे। सर्फेक्टेंट के उदाहरण हैं लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन। मैच्योरिटी लेवल अचीव होता है 35 वीक पे। मैच्योरिटी के समय रेशो होता है 2:1। एमनियोटिक फ्लूइड में सर्फेक्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने की है 2 टेक्निक। पहली टेक्निक का नाम शेक टेस्ट, दूसरी का नाइल ब्लू टेस्ट। शेक टेस्ट कैसा प्रोसीजर है? बेड साइड प्रोसीजर है। क्या देखते हैं? बबल देखते हैं। नाइल ब्लू टेस्ट में एक प्रिंसिपल क्या है? स्टेनिंग प्रिंसिपल है। क्या देखेंगे? ऑरेंज कलर सेल। तो ये सारे थे एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन। आज के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी और फंक्शंस के अलावा एक और सेगमेंट अपन डील करेंगे और वो सेगमेंट है हमारे पास में असेसमेंट। असेसमेंट में जो पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का बेस होगा। जी हां, अगले लेक्चर का बेस होगा जो अभी असेसमेंट में पढ़ेंगे। असेसमेंट में 2 रिजल्ट आते हैं, ओलिगोहाइड्रामनियोज और पॉलीहाइड्रामनियोज। और एमनियोटिक फ्लूइड का जो लास्ट और अगला लेक्चर होगा वो ओलिगोहाइड्रामनियोज और पॉलीहाइड्रामनियोज के बारे में ही होगा। फिलहाल यह ध्यान से सुने। बहुत लंबे समय से बड़े सरल तरीके से ओलिगो और पॉली को बताने के 2 तरीके होते थे अमाउंट के आधार पे। क्या तरीका होता था? आप इजीली बोल देते थे कि एक नाम ओलिगो होगा और दूसरा नाम पॉली होगा जब हमारे पास अमाउंट
200 ml और 2000 ml से कम या ज्यादा होगा। ये एक बहुत पुरानी टेबल है जो चलती आ रही है। क्या बताना चाहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को वीक वाइज आपने देखा है बहुत बार। यदि टर्म पे अमाउंट 90 महीने पे अमाउंट 200 ml से कम हो तो ओलिगो है, 2000 से ज्यादा हो तो पॉली है। अब यहीं पर ओलिगो और पॉली को बताने की और भी टेक्निक है जिससे हम आज के लेक्चर में असेसमेंट में पढ़ेंगे, और वो दो टेक्निक हैं। कौन कौन सी हैं? बोर्ड पे नाम लिख देता हूं पहले उनका बड़ा सा हाईलाइट करके। एक नाम है AFI और दूसरा नाम है SDP। AFI और SDP क्या है, किसके बारे में बताते हैं, क्या रिजल्ट है, यह हमें देखना है। आइडिया क्या दिया? AFI और SDP एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करेंगे जिससे हमें ओलिगो और पॉली की और परिभाषाएं यहां पे मिलेंगी। क्या क्या चीजें हैं उन्हें देखते हैं। तो पहले आपने नाम दे दिया यहां पे AFI, मैं दे देता हूं सबसे पहले इसके अंदर फुल फॉर्म की इंफॉर्मेशन। नाम लिखा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में करते क्या है, तो उसके लिए एक प्रेजेंटेशन है, उसे देख लीजिए आप लोग। यहां पे ये देखें AFI टेक्निक के बारे में क्या बताने जा रहे हैं, बड़े गौर से सुने। प्रेग्नेंट फीमेल है, यूट्रस एनलार्ज है, एनलार्ज यूट्रस ने एब्डोमिनल कैविटी को कवर कर रखा है। यहां पे ये यूट्रस एब्डोमिनल कैविटी को कवर कर रखा है। इसके बाद ये पूरी अपने पास एब्डोमिनल कैविटी है, ये इलाका एब्डोमिनल कैविटी का। थोड़ा गौर फरमाना दोस्तों, ये इलाका मैंने पूरा एब्डोमिनल कैविटी का बताया और उसमें से ये वाला एरिया यूट्रस का बताया। तो एब्डोमिनल कैविटी तो इतनी बड़ी और ये यूटेराइन कैविटी ये थी। अब हमें इस कंप्लीट सेगमेंट के 4 पीस करने होते हैं, 4 टुकड़े करने होते हैं। तो देखें इस प्रकार से ये 4 क्वाड्रेंट बना दिए, 4 क्वाड्रेंट बना दिए। नाम दे दिया 1 2 3 4। यूएसजी के द्वारा करी जाने वाली एक टेक्निक है, प्रोसीजर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंप्लीट एब्डोमिनल कैविटी, उसमें यूट्रस के अंदर यूटेराइन कैविटी, और कर दिए 4 अपन ने क्वाड्रेंट। अब इन 4 में 2 चीज फोकस करनी है, ये वाला एरिया यूट्रस का, ये वाला एरिया एब्डोमेन का। तो केवल और केवल जो यूट्रस के 4 कॉर्नर हैं 1 2 3 4, इनका मेजरमेंट कितना है। कोई 1 सेंटीमीटर है, कोई 2 सेंटीमीटर है, कोई 3 है, कोई 4 है। तो अलग अलग इन चारों का सोनोग्राफी की मदद से मेजरमेंट करें और फिर उन चारों को जोड़ दें। जोड़ने पे जो वैल्यू आती है वो कहलाती है अपने पास AFI। लिखा भी हुआ है यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में बांट दीजिए। ट्रांसड्यूसर प्लेस कीजिए, USG प्लेस करें, फिर क्या करें, इन चारों का सम कर दीजिए। सम का मतलब क्या है? जोड़ देना। और जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो आती है AFI की वैल्यू। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या हुआ वो देखना। सेंटीमीटर जितना ज्यादा आएगा मतलब यूट्रस उतना बड़ा था, मतलब पानी उतना ज्यादा था। सेंटीमीटर जितना कम आएगा मतलब यूट्रस उतना छोटा था, पानी उतना कम था। तो सेंटीमीटर की रेंज देख लेते हैं, वो रेंज सेंटीमीटर की कितनी है अपने पास। तो वो रेंज हमारे पास है 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर रेंज है। और यहां बात कर देते हैं अपन आइडियल की, तो आइडियल होता है हमारे पास 11 सेंटीमीटर। और इसकी मदद से भी अपन ओलिगो और पॉली दो नाम बता सकते हैं। जैसे AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, क्या देख करके आए, यूट्रस ने कितना एरिया कवर किया, जितना ज्यादा कवर करेगा उतने ज्यादा सेंटीमीटर, जितना कम कवर करेगा उतना कम सेंटीमीटर। रेंज क्या है, 5 से 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर से भी कम है और 25 से भी ज्यादा है तो बीमारी के नाम 5 से कम है तो बोलेंगे ओलिगो, 25 से ज्यादा है तो बोलेंगे पॉली। तो हमारे पास ओलिगो पॉली की हो गई अब दो परिभाषाएं। ओलिगो की पहली परिभाषा 200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड होना। दूसरी परिभाषा 5 सेंटीमीटर से कम AFI होना। पॉली की दो परिभाषा, अमाउंट 2000 ml से ज्यादा होना। दूसरी चीज AFI 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होना। तो AFI की नॉर्मल रेंज 5 से 25, आइडियल मेजरमेंट 11 सेंटीमीटर। यह किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट। एक तरीका और है जो आपको मैंने बताया, वो नाम क्या था अपने पास में, SDP। अब SDP फुल फॉर्म देखते हैं, फुल फॉर्म अपने पास अवेलेबल है, नाम ये रहा, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। और इसी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का एक नाम और होता है सिंगल वर्टिकल पूल। यह क्या बताना चाहता है, इसमें डायरेक्ट मैं आपको ले जाता हूं एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन में, जो मैंने बताया था आपको मूवमेंट वाला। और मूवमेंट वाले के अंदर प्रिंसिपल क्या था, स्पेस का। और वो स्पेस किस किस के बीच था, बच्चे और कैविटी के बीच में। वही लाइन यहां प्लेस करता हूं, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से याद आ जाएगा आपको। ये अपने पास एमनियोटिक कैविटी, ये इसके अंदर सरवाइव कर रहा फीटस, और फिर जो स्पेस है वो ये रहा। ये क्या है, स्पेस। ये भी क्या हुआ, स्पेस। यहां भी क्या है, स्पेस। ये स्पेस किस किस के बीच में है, एमनियोटिक कैविटी और फीटस के बीच में। तो बात यह चल रही है इस स्पेस में कौन था, एमनियोटिक फ्लूइड। आज ही पढ़ाया, मदद ले सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन था मूवमेंट। मूवमेंट का सिद्धांत था स्पेस होना चाहिए, किस किस के बीच में, बच्चे और कैविटी के बीच में। तो सामने बोर्ड पे मैंने जितने ब्लू मार्कर से एरो बनाए हैं, ये एरो रे, ये 1 2 3 4, ये एरो बताता है इस खाली जगह में कौन है, एमनियोटिक फ्लूइड। समझने वाली बात, ये एरो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्पेस होगा, और जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा पानी होगा। तो यहां पे लाइन एक्सप्लेन करनी है कि सिंगल डीपेस्ट पॉकेट या सिंगल वर्टिकल पूल में क्या नापने जाते हो, सबसे बड़ा तीर। सबसे बड़ा तीर क्या बताता है, वहां पर सिर्फ पानी है, और सिर्फ पानी है मतलब फीटल फ्री स्पेस। अब उस तीर को नाप के आना है, उसके आधार पे एसडीपी बतानी है। रिजल्ट होता है 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब समझ जाओ दोस्तों, यदि ये तीर 2 सेंटीमीटर से भी कम का निकला और या फिर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा निकला तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 2 से कम निकल गया तो नाम ओलिगो, और 8 सेंटीमीटर से ज्यादा निकल गया तो पॉली। जितना तीर छोटा उतना स्पेस कम, उतना पानी कम। जितना तीर बड़ा उतना स्पेस ज्यादा, उतना पानी ज्यादा। तो अपन पहुंच गए हैं लास्ट के अंदर ओलिगो पॉली की 3 परिभाषाएं। ये ओलिगो पॉली अपने एमनियोटिक फ्लूइड के अगले और अंतिम लेक्चर को शुरुआत करने का हमें जरिया देकर जा रही है। ओलिगो की 3 परिभाषाएं, अमाउंट के हिसाब से 200, AFI के हिसाब से 5 सेंटीमीटर, SDP के हिसाब से 2 सेंटीमीटर। पॉली की 3 परिभाषाएं, अमाउंट के हिसाब से 2000, AFI के हिसाब से 25, SDP के हिसाब से 8 सेंटीमीटर।
तो ये था अपने पास पूरा असेसमेंट। और आज के लेक्चर में कंप्लीट अपन ने क्या क्या पढ़ा उन सारी चीजों को देखें। स्टार्ट करा अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला एमसीक्यू यूं मिला, बहुत सारी बातों के बताए जवाब क्या देना है, नेचर कैसा होता है हमारा एकदम क्लियर। अबनॉर्मल कलर रिएक्शन बताए गए, 5 सिंपल नाम और फिर उनसे बनने वाले 3 इंपॉर्टेंट अलग से नए एमसीक्यू। इन कलर रिएक्शन के बाद में आपको लेकर गए फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन बहुत सारे थे। एग्जांपल था प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन करता है किस प्रकार से, डाइवर्जेंट टेक्निक से। प्रोटेक्शन के अलावा मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। ब्लड वेसल से बना है इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन निकालता है इसलिए लेबर में हेल्प करेगा। और एमनियोसेंटासिस से डायग्नोस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था फीटल वेलबींग का पता लगाना। सर्फेक्टेंट के बारे में जानकारी आई, उनका मैच्योरिटी का लेवल आया और उसको पहचानने के 2 नाम आए, शेक टेस्ट और नाइल ब्लू टेस्ट। लास्ट वन अपन ने किया असेसमेंट। असेसमेंट करने का मतलब है मिलेगी ओलिगोपॉली की 3 परिभाषाएं। नाम था AFI-SDP, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। AFI में क्या किया, यूटेराइन कैविटी के 4 टुकड़े करके अलग अलग को सेंटीमीटर में नाप लिया। चारों को नापने के बाद यदि वो 5 से कम आते हैं तो कंडीशन ओलिगो, यदि वो 25 से ऊपर आते हैं तो कंडीशन पॉली। एसडीपी में क्या देखा, अपन ने तीरों को देखा। जितना छोटा तीर उतना कम स्पेस, जितना बड़ा तीर उतना ज्यादा स्पेस। रिजल्ट आया 2 से कम ओलिगो, 8 से ज्यादा पॉली। तो एमनियोटिक फ्लूइड का एक और लेक्चर लिया जाएगा जिसमें इस ओलिगो और पॉली नाम की 2 एबनॉर्मलिटीज को लेके डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड के संसार को विराम दिया जाएगा। तो बने रहिए एक और लेक्चर कल के लिए, नए दिन के लिए, जहां अपन चलेंगे इस ओलिगो हाइड्रैमनियोस और पॉली हाइड्रैमनियोस को सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। अभी और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।